मैंने तो अपनी ज़िंदगी में जो करना था वो किया, जिसकी वजह से आज यहाँ मौजूद हूँ। मैं ज़्यादातर बात करना चाहूँगा आपके लिए कि आप क्या कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दो किस्म की बातें करूँगा, एक क्वालिफ़िकेशन की, दूसरा करियर की। क्वालिफ़िकेशन और करियर के साथ साथ मैं अपनी एग्जांपल्स देते हुए आपको ये समझाना चाहूँगा कि कैसे आप आगे की तरफ चल सकते हो। मुख्तसर अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि जब इंट्रोडक्शन थोड़ा बंदा सुनता है तो उसका इंटरेस्ट पैदा होता है कि क्यों हम इसकी बात सुने। होता कौन है जो सामने आके खड़ा हो गया और हमारे लिए फ़ैसला करेगा कि भाई तुम कौन सा करियर सेलेक्ट करो। तो मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। क्वालिफ़िकेशन मेरी BS इलेक्ट्रॉनिक्स, साथ में MBA मैनेजमेंट। एक्सपीरियंस मेरा रहा, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट जामशोरो का सेक्रेटरी टू रजिस्ट्रार 2018 से 19, वर्ल्ड्स यंगेस्ट, पूरी दुनिया में सबसे छोटा, 24 साल की एज में मुझे वो ऑर्डर मिला। इसके साथ बाद में मैं प्रमोट होकर जनरल ब्रांच में अपना काम असिस्टेंट रजिस्ट्रार के तौर पे काम करना शुरू किया। और जब मैंने अभी कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले, सजावल से लेके दादू तक जितने आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, हाईएस, CMS, IMSA, सर का भी क्योंकि ताल्लुक़ हाईएस से रहा, सर ने बताया, तो इन सब कॉलेजेस का मैं इनरोलमेंट इंचार्ज रहा। और अपने सिस्टम के तहत, क्योंकि बहुत छोटी एज में बहुत बड़ी पोजीशन मिली, जेलेसी का एक फैक्टर रहा, जिसकी वजह से मेरा ऑर्डर चैलेंज हुआ कि मुझे कहा गया इसको ऑर्डर गैर कानूनी मिला था। मैं हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने मुझे बहाल किया। जिस दिन मैं बहाल हुआ उसी दिन मैंने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि नौकरी थी, जनाजा नहीं था, छोड़ नहीं सकते थे। साथ में काम जो शुरू किया था यूनिवर्सिटी में वो इसलिए किया था कि मैंने पाकिस्तान स्टेट ऑयल में जब जॉब करना शुरू की तो मैं वहाँ पे एक कज़न के होते हुए वहाँ भर्ती हुआ, जिसमें मुझे पता चला कि BS इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मैं यहाँ पे काम कर मैं आया हूँ, ठीक है। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपकी BE होती तो हम आपको और अच्छे तरीके से रखते। मेरे जहन में ये सवाल आया कि वहाँ जो मेरे भाई पढ़ रहे हैं सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो में, उनके पास तो BE की डिग्री नहीं होगी और आने वाले कई सालों तक ऐसा नहीं होगा। जिसके बाद मुझे पता चला कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो ISO सर्टिफाई होने के लिए कोशिशें कर रही है, जो कि PEC की पहली रिक्वायरमेंट थी। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ जामशोरो दोबारा ज्वाइन की एज अ इंटर्न। 8 महीने मैंने फ्री में काम किया 65,000 रुपये की जॉब को छोड़ के। वहाँ रहते हुए मैंने यूनिवर्सिटी को ISO सर्टिफाई होने का एक किरदार निभाया, जिसमें अगर आप अभी भी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट जामशोरो जाएं तो वहाँ 3 नाम हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी को ISO सर्टिफाई किया, जिसमें पहला डॉक्टर फ़तेह मोहम्मद बुरफल, वाइस चांसलर, सेकंड डॉक्टर अमीर अली अबड़ो और तीसरा नाम अल्हम्दुलिल्लाह मेरा है। इसके साथ साथ इन्हीं काविशों को देखते हुए यूनिवर्सिटी में मैंने अपना काफ़ी काम किया। पर आप, जब हमारी जो यूथ सारी बैठी हुई है, ठीक है, हमें पता नहीं होता हमने क्या करना है। क्यों? उसकी वजह है, हमें सब बोलते तो रहते हैं ये करो ये करो ये करो, बताता कोई है नहीं करना क्या है। ये सबसे बड़ा इशू है। क्यों? क्योंकि जब हम नर्सरी टू 8th क्लास तक पढ़ते हैं उस वक्त हमें वो पढ़ाते हैं जिनको नौकरियां नहीं मिल रही होती, वो हमें पढ़ाना शुरू कर देते हैं। या वो लोग होते हैं कि जिसका मालिक प्रिंसिपल है तो उसके घर के सारे लोग वहाँ स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं। 9th में आने के बाद हमें डर होता है, बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, हम क्या करेंगे क्या करेंगे। हम पढ़ना शुरू करते हैं, पहले पेपर वाले दिन पता चल जाता है कि आगे के पेपर कैसे देने। मैट्रिक हमारा ऐसे ही निकल जाता है। फर्स्ट ईयर में हम आते हैं, इंटरमीडिएट कहलाता है, मतलब यूनिवर्सिटी जाने का रास्ता, ठीक। हम वहाँ क्या चूज़ करते हैं? प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल। क्यों? क्योंकि एक चलता हुआ निज़ाम आ रहा है हमारे आबा व अजदाद से। जब से ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो यहाँ डेवलपमेंट हुई थी और मेडिकल सेक्टर में लोग आए थे, तो हर किसी की ज़बान पे होता है इंजीनियर और डॉक्टर। भाई तुम लोग ऐसा नहीं करो। मल्टीपल फील्ड्स हमारे पास मौजूद हैं। अगर मैं इंजीनियर्स की बात करूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात लेते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक अगर यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में 140 बंदे करते हैं, ओवरऑल पाकिस्तान में कम व बेश 30,000 बंदा इलेक्ट्रॉनिक्स करता है। क्या हमारे पास इंडस्ट्रीज़ हैं? नहीं। पर अगर यही डिग्री आप सोशोलॉजी, सोशल वर्क, जर्नलिस्ट्री, जनरल साइंस, इन सब में करो तो वर्थ हो जाएगी ज़्यादा। कोई मुझे यहाँ बता सकता है इंटरमीडिएट कितने ग्रुप में कर सकते हो? ज़्यादातर बोलेंगे प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कॉमर्स, ICOM। बस मैं आपको बताता हूँ 8 ग्रुप हैं। साइंस एक ग्रुप है जिसके 2 हिस्से हैं, प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल, ठीक। इसी तरह हमारे पास 8 ग्रुप्स मौजूद हैं। इन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन क्या है, किसी भी जगह की हो पूरे सिंध में, ओवरऑल प्रोग्राम जानोगे तो हैरान रह जाओगे। 1531 प्रोग्राम है जिसमें इंटरमीडिएट कर सकता है बंदा। मुझे ये बताओ, अगर एक बंदे ने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग पढ़ना है तो क्या ज़रूरत है उसको मैथ और फिज़िक्स पढ़ने की? अगर एक बंदे ने सिंधी पढ़ना है तो क्या ज़रूरत है मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री पढ़ने की? अगर एक बंदे ने यूनिवर्सिटी में जाके सोशोलॉजी पढ़नी है तो क्या ज़रूरत है उसको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ने की?
ये वो टाइम होता है जब आप सिलेक्ट करते हो अपना करियर, और हमारा करियर वैसी बेकार यहाँ से हो जाता है क्योंकि हम इंटरमीडिएट ही ऐसा सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जब हम यूनिवर्सिटी में एंटर होते हैं तो पाकिस्तान का फुकदान ये है कि सिर्फ हमारी 1% आबादी है जो यूनिवर्सिटी तक पहुँचती है। जिस 1% का 0.10% है जो अपनी चॉइस पर पहुँचते हैं, बाकी सब ऐसे पहुँच जाते हैं कि वहाँ जाके देखा जाएगा कि होता क्या है हमारे साथ। तो ये ओवरऑल हमारा फुकदान है। फिर हमारे पास तरह तरह की चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ जो आती हैं उसको हम मिस करते चले जाते हैं और फिर हमारा किसी तरह का कोई लिंक नहीं रहता इस दुनिया के साथ। फिर हम वही करते हैं कि हम एक चाय के होटल पे सोचते हैं बैठ के कि ये पठान कितना कमा रहा होगा, कि अगर हम अपना होटल लगा लें तो हम भी इतना कमा सकते हैं। तो ये हमारे हालत है। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ मौजूद हो, पढ़ो तो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि स्किल्स के साथ पढ़ो नहीं, क्योंकि हमारे पास अगर यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस भी पढ़ लोगे, सर मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस से, सर बेहतर बता सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में भी आप पढ़ोगे तो शुरू के 7 दिनों में आपको ये बताते हैं कि माउस के नीचे बॉल होती है, ठीक। अभी भी हमें मॉनिटर का CRT का बताया जाता है, जो कि मॉनिटर 500 रुपये का भी नहीं बिकता अगर आप किसी के पास जाओ तो अभी भी हम वो पढ़ रहे हैं। स्किल्स आपको खुद लर्न करने पड़ेंगे। ट्रेडिशन को चेंज करो, नॉन ट्रेडिशनल एजुकेशंस को हायर करो। मैं इस सिस्टम के थोड़ा सा खिलाफ हूँ, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को मेरी बातों से इख्तलाफ हो, लेकिन मैं आपकी एज का हूँ, मैं यहाँ मौजूद हूँ। अगर मेरी मौजूदगी यहाँ पर है तो इसी से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि शायद मैं सिस्टम से अलग हूँ। सिस्टम से अलग हो गए, यूनिक हो गए तो तुम्हारा नेटवर्क बढ़ेगा, और अगर तुम्हारा नेटवर्क बढ़ा तो तुम्हारा नेटवर्थ भी बढ़ेगा। आज मैं इस वक्त खड़े होकर यहाँ पे 9 मुख्तलिफ बिजनेसेस को ओन करता हूँ। 10वें की ओपनिंग आज होनी थी, आज मैं यहाँ पहुँच गया, मुझे अचानक पता चला, तो कल इंशाल्लाह मेरे 10वें बिजनेस की ओपनिंग है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतने बिजनेसेस ओन करता हूँ। बिजनेस की शुरुआत, अब हम करियर की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। बिजनेस की शुरुआत शायद मेरे जीन के अंदर है कि जब बचपन में, क्योंकि 90s के जो लोग बैठे होंगे उन्हें पता होगा, ईद कार्ड आते थे जिस पे एक तरफ किसी एक्टर की तस्वीर होती थी और पीछे से हम लोग उसको सेल करते थे। मुझे भी पैसे मिलते थे कि जाओ ईद कार्ड लेकर आ जाओ, जैसे हर बच्चे को मिलते हैं। मैं क्या करता था, 1 रुपये का ईद कार्ड ख़रीद कर लाता था और उसको घर के बाहर टेबल लगा के 5 रुपये का बेचता था। बाद में मुझे पता चला ये तो 1 रुपये का मैं महंगा ले रहा हूँ। शाही बाज़ार नाम की एक जगह है हैदराबाद में, वहाँ से तो ये 8 आने का मिल सकता है। पैदल, लतीफ़ाबाद में मैं रहता हूँ, वहाँ से पैदल जाता था शाही बाज़ार, वहाँ से ख़रीद कर लाता था और अपने घर के बाहर रख के बेचता था। उसके बाद जब और थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ा होश संभाला, यूनिवर्सिटीज़ के साथ रहा, एक तरह तरह का मुख्तलिफ एक्सपीरियंस गेन किया। एक्सपीरियंस गेन करने के बाद एक वक्त आया जिसको हम कोविड कहते हैं। कोविड में हर बंदा बैठ गया उस वक्त, क्योंकि मेरे पास एक थोड़ा सा मेरा बैक एंड पे यूथ मौजूद था जिनको मैं कुछ अरसों से पढ़ा रहा था। मैं तकरीबन गुज़िश्ता 5 सालों से, पिछले 2018 से अब तक, इस बात को मैं ऐड करना चाहूँगा, मैं यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, मतलब इंटरमीडिएट स्टूडेंट के कैसे यूनिवर्सिटीज़ में पहुँच सकते, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। और मेरे गुज़िश्ता 5 सालों में मैंने अब तक तकरीबन 760 बच्चों को पढ़ाया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिज़ल्ट ये है कि आज तक मेरा एक बच्चा भी कहीं नहीं रहा। सारे बच्चे किसी ना किसी जगह पे मौजूद हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में सर्व कर रहे हैं, जिनमें से मेरे 2 बच्चे लंदन में, 3 कनाडा में, 1 ऑस्ट्रेलिया में, 1 नॉर्वे में, 3 चाइना में भी मौजूद हैं। इवन के लंदन में एक बच्ची मेरी जो कि इस वक्त वहाँ पे लॉ पढ़ रही है, वो यहाँ से फुल फंडेड स्कॉलरशिप पे गई हुई है। इसके साथ साथ जब उन्हीं बच्चों का, क्योंकि मेरे पास साथ था, कोविड आया तो फोकल पर्सन वहाँ पे शर्जील मेमन साहब आए। उन्होंने आते ही कहा कि यूथ को लेकर आओ, कोई ऐसा बंदा हो जिनके पास यूथ मौजूद हो। तो सबसे पहले मुझे बुलाया गया वहाँ पे और एक मीटिंग कंडक्ट की गई। अदनान भाई, मैं आपसे चाहूँगा आप तस्वीरें कोविड की ज़रा पीछे चला दिएगा। तो इसके साथ साथ जब हमारा कोविड का टाइम आया तो कोविड के टाइम पे सबने बहुत सारा हल करना शुरू किए, लेकिन उस वक्त साथ साथ मुझे कुछ लोगों ने कहा कि तुम ऐसे बाहर निकल रहे हो तो ऐसा ना हो कि तुम्हारे पेरेंट्स को कोई मसला हो। उस वक्त मेरे वालिद ने मुझे एक बात कही कि हो सकता है तुम्हारे बाहर आने से मसला हो हमें, पर अगर तुम बाहर नहीं गए तो बहुत सारे लोगों को मसला हो जाएगा। तो मैंने पहला कदम रखा बाहर निकलने के बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करना शुरू किया। काम करने के साथ साथ मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पर राशन डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, जो कि तरह तरह से हर कोई कर रहा था। लेकिन उस वक्त मुझे एक बात समझ आई कि उस वक्त अमीर भी खुश था और गरीब भी खुश था, क्योंकि गरीब को राशन पहुंच रहा था, पर मसला उन लोगों को था जो सफ़ेद पोश लोग थे,
क्योंकि दो लोग होते हैं, उस दिन मुझे समझ आ गई थी, एक गरीब होता है, एक ज़रूरतमंद होता है। गरीब गरीब ही रहता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर भीख जुड़ चुकी होती है। पर ज़रूरतमंद वो होता है जो एक वक्त के लिए गरीब होता है, उसके बाद अपने आप को बिल्ड कर देता है। तो मैंने कोशिश की कि इन तक मुझे पहुंचा जाए। उन तक पहुंचने के लिए मुझे कुछ वे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे इन तक पहुंचूं। उसी वक्त मेरी टीम साथ थी। तो हैदराबाद के अंदर एक बड़ा चीज़ है बिरयानी। बिरयानी बहुत लोग खाते हैं। तो उस वक्त मैं टीम के लिए बिरयानी लेने गया, तो मैं ऐसे ढूंढ रहा था बिरयानी हैदराबाद में कोविड के दिनों में जैसे मैं चर्च ढूंढ रहा हूँ, और मुझे कहीं नहीं मिल रही थी। तो उस वक्त मैंने फ़ैसला कर लिया उसी दिन कि मैं बिरयानी सेल करूँगा। और बिरयानी सेल करने के लिए मैंने एक सिर्फ 5 किलो की देग से काम शुरू किया, जो कि एक बिल्डिंग के अंदर था, और वहाँ पे मुझे अगले 45 मिनट के अंदर बिरयानी सेल हो गई। 5 किलो देग में तकरीबन 18 किलो चावल होते हैं, उस दिन मुझे पता चला। तो उसके बाद मैंने वहाँ से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया बिरयानी का। बाहर मैंने जिस दिन पहली देग बिकी उसके पैसों का हिसाब कर रहा था, तो एक बंदा आया जिसको मैंने झाड़ू के लिए पैसे दिए थे। तो मैंने उसको 300 रुपये दिए, और बाहर खड़े होकर ये बात कर रहा था कि यार कल मेरी बेटी मुझसे चीज़ मांग रही थी, मेरे पास चीज़ के पैसे नहीं थे, आज खुदा ने इनको भेज दिया तो मेरे पास पैसे आ गए। उसी दिन मैंने फैसला किया, उस बिल्डिंग के ऊपर 24 ख़ानदान रहते थे जिनसे मैं चावल ख़रीदता था, गोश्त ख़रीदता था, सब्ज़ी ख़रीदता था। उन्हीं लोगों को मैंने यूज़ करते हुए वहाँ पे बिरयानी का सेटअप स्टार्ट किया। मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, क्योंकि मैं मौजूद था, एसएसपी साहब आदिल चांडियो और मैम आयशा बड़ो डीसी थी, इन दोनों को मैंने अपना आइडिया बताया कि मैं बिरयानी बेच के राशन देना चाहता हूँ। तो इन्होंने मेरे वर्कर्स को एक कार्ड दिया, जो कि अभी यहाँ पे आएगा भी। तो उस कार्ड के तहत हमें कोई रोकता नहीं था। लॉकडाउन में भी हमने बिरयानी का सेटअप स्टार्ट किया, और शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक हम लोगों ने बिरयानी बेची, जिससे एक अच्छा अमाउंट गेन होना शुरू हो गया। अब अमाउंट तो आ गया, करें क्या? अमाउंट आने के बाद हमने एक, जिनका मैंने नाम लिया, डॉक्टर अमीर अली अब्दुल साहब, ये उस वक्त रजिस्ट्रार थे यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के। तो उनका गांव था कंबर शहजाद कोट, वहाँ के तरबूज बहुत मशहूर है। तो उन्होंने मुझे 98,000 का एक ट्रक मंगवा के दिया तरबूज का, जिसमें 263 मन तरबूज निकला। पर केजी मुझे 9 रुपये का तरबूज पड़ा। मैंने वो 9 रुपये का तरबूज मार्केट में 17 रुपये के हिसाब से लोगों को सेल किया, किसी को 17, किसी को 20, और उनको कहा मार्केट में जाके बेचो, क्योंकि मार्केट में 40 से 50 रुपये किलो चल रहा था। इस वक्त मुझसे तरबूज उन्होंने लिया जिनको नीड थी, ताकि वो आगे की तरफ उसको सेल कर सकें और अर्न कर सकें। वहाँ से मेरा अमाउंट हो गया डबल, क्योंकि 98,000 9 रुपये किलो के हिसाब से 18 किलो जब मिले तो 98,000 डबल हो गया। मैंने उससे क्या किया, मैंने 5 जानवर ख़रीदे, 3-3 मन के जानवर, जिससे 15 मन गोश्त आया। गोश्त को मैं लेके गया मार्केट में, मैंने कहा 200 रुपये किलो का गोश्त दूंगा, 450 रुपये किलो था। 250 रुपये उसी तरबूज के ट्रक में से आए, 200 रुपये मैंने लोगों से लिए और गोश्त बेच दिया। तो उन तक पहुँचा जो सफ़ेद पोश थे। उसमें से जो पैसा आया, फिर हमने सब्जियों के इस तरह से हम लोगों ने सब्जियां ली। उसके बाद हमने सब्ज़ी को 50-50 रुपये की थैलियों में डाला। 200 रुपये की सब्ज़ी होती थी, 50 रुपये की थैली में लेते थे। हर बंदा खुश होकर जाता था कि इतनी सस्ती सब्ज़ी मिल रही है। इसी तरीके से फिर एक टाइम आया जब ईद आने वाली थी, तो रमज़ान आने वाले थे, तो रमज़ान में हमारी बिरयानी बैठ गई। उस वक्त हम लोगों ने कौरमा और पाए शुरू किए, जो इतना चला नहीं। उस वक्त हम लोगों ने फ़ास्ट फूड स्टार्ट किया, जो काफ़ी क्लिक हुआ। ईद का टाइम था, उस टाइम पे हम लोगों ने, मेरी एक स्टूडेंट ने कहा कि शाहरुख भाई मुझे अगर आप ज्वेलरी ला दें तो मैं वो सेल कर सकती हूँ। उसने ऑनलाइन 2000 की ज्वेलरी मंगवाई, जो कि 5000 की सेल हुई। लेटर मैंने उसको 5000 की ज्वेलरी को मैं अमाउंट लेके गया शाही बाज़ार मार्केट में। अगेन 4 बच्चियों को मैंने वीडियो कॉल पे लिया, उनसे ज्वेलरी खरीदवाई, और फिर उन्होंने ज्वेलरी बेच के दिखाई, तो 5000 की ज्वेलरी 19,000 की बिकी। मुझे नज़र आया कि ये भी बड़ा बिजनेस हो सकता है, मैं ज्वेलरी सेल की। इन सब काविशों के बाद आज अगर जो हैदराबाद में रहते हैं, तो सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट का नाम आपने सुना होगा। ये वही फास्ट फूड है जिसको यासिर राजपूत इस वक्त चला रहे हैं। आप में से तकरीबन 60% लोगों ने एक पोस्ट देखी होगी सिंगार नाम से ज्वेलरी की। ये वही ज्वेलरी है जिस वक्त इस वक्त मंथली 15 लाख रुपए तक कमाती है ये। इसके साथ साथ हम लोगों ने फिर काम शुरू किया कि जब हम लोग अर्न कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, तो लर्निंग और अर्निंग के साथ हम लोग क्यों ना फीमेल्स को लेकर आएँ। इस वक्त एक लड़की बहुत वायरल है, यमीन टमी के नाम से, हैदराबाद की मिशा शेख। उसको हम लोगों ने यमीन टमी के बरीटो को सबसे पहले हैदराबाद में लॉन्च किया, और हम गर्ल्स को भी इस तरह से लेकर आए। लेटर ऑन इन सब के साथ साथ मैं बेहद, जो अभी मैम ने एक बात की एंजल की, तो एक एंजल हमारे सामने बैठे हुए नूर बजीर साहब, कमाल है सर, सलूट है आपको, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने काम किया वुमेन डेवलपमेंट पे, जिनका एक सेंटर बनाया इन्होंने, वुमेन डेवलपमेंट सेंटर, जो कि मीरपुर खास में मौजूद है। और वहाँ पे इन्होंने लड़कियों के इतना अच्छे तरीके से उनको पेश किया कि वो बता सकती हैं कि हम भी सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं।
लेटर ऑन सर का एक बहुत बड़ा ख्वाब, जो कि मेरा भी हमेशा से ख्वाब रहा, नॉन ट्रेडिशनल एजुकेशन का, जो कि पाकिस्तान का पहला बिजनेस पार्क मीरपुर ख़ास में आ रहा है, जिसको हम लोग वहाँ पे आप लोगों को, हर बंदा जो इस वक्त यहाँ मौजूद है, मैं यहाँ पे 15 मिनट आपको बाहर भी दूंगा, आप मुझसे आके रब्ता कर सकते हैं। आप में से जो आना चाहे, इंशाल्लाह 1 फरवरी से आपको नॉन ट्रेडिशनल एजुकेशन, सिर्फ स्किल्स सीखने का मौका मिलेगा। आप आएँ, CSSP और सुजान के साथ हम लोग एक बेहतरीन नॉन ट्रेडिशनल एजुकेशन के लिए बिज़नेस पार्क इस वक्त डेवलपमेंट करने जा रहे हैं मीरपुर ख़ास में, जहाँ से आप बिज़नेस स्टार्ट करो। अगर आपके बदन पे कपड़े अभी भी आपके माँ बाप या भाई के दिए हुए हैं, तो ये आपके लिए शर्म का मुकाम है। इस वक्त आपकी वो कंडीशन होनी चाहिए कि आपके पास एक बैंक बैलेंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अगर ज़मीन से 3 फीट ऊपर, मतलब गद्दे पे सोते हो, 3 वक्त का खाना खाते हो और बाइक पे बैठते हो, तो आप दुनिया की 30% पॉपुलेशन में आते हो, और आपके पास बहुत है, 70% के पास कुछ नहीं है। अगर आपके पास इतना भी है और अगर इससे ज़्यादा है, तो फिर सोचो और परसेंटेज तुम्हारी कम होती जा रही है। तो कोशिश करो कि कुछ करो, बस कुछ करो। शुक्रिया।